लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो तगड़ा झटका लगा, एक करारी हार कह सकते हैं आप मिली, उसके बाद चिंतन मंथन शुरू हो गया है और उसमें ये पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है कि क्यों इतना बड़ा झटका लगा। तो कार्यकर्ता सम्मेलन एक था, उसमें तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी बात रख रहे थे और ये पता करने की या ये कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि हार का कारण क्या है और उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उभरा जाए। तो जेपी नड्डा से लेकर के प्रदेश के सभी बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों चाहे उप मुख्यमंत्री रहे हों, तो सब ने अपनी बात रखी। दो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आए। एक ये कि अति आत्मविश्वास के कारण चुनाव में हार मिली है। सबको लग रहा था कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो ये आत्मविश्वास था और इसकी वजह से धोखा हो गया, समझ नहीं पाए ग्राउंड रियलिटी। अब ये बात सिंपली कहने में तो बहुत अच्छी लगती है, बड़ी बात है, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से दूर लगती है कि इतना बड़ा संगठन, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत संगठन, 7 साल से सरकार चल रही है, बहुत ही तगड़ी सरकार चल रही है, आत्मविश्वास आ गया, पता ही नहीं चला कि क्यों हार गए, कैसे हार गए, कहाँ गड़बड़। दूसरी एक बात और उछल के आई कि संगठन सर्वोपरि है, सरकार नहीं संगठन, और संगठन की उपेक्षा अगर हुई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जो भुगता गया है। अब ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी भी राजनीतिक चिंतन शिविर में यही दो बातें निकल के आती हैं कि हमें निराश नहीं होना है, हमें मेहनत करनी है, संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान देना है और काम करते रहना है। देवतुल्य होते हैं कार्यकर्ता, उनको सर माथे पर रखना है। तो क्यों नहीं रखा सर माथे पर? ऐसा थोड़ी कि आज ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि कार्यकर्ता देवतुल्य होते हैं, उनकी सुननी चाहिए, और अब अचानक से ये पता चल रहा है कि कार्यकर्ता बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना चाहिए। इससे साबित होता है कि पिछले 7 सालों से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। आइए पहले योगी जी की बाइट सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर इस चर्चा को आगे और बढ़ाते हैं। तो विश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची। लेकिन दूसरी बात जो और उठाई गई कि संगठन सर्वोपरि है, ये बात मेरे को बार बार ये बात इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं खटक रही है। इसको और इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है कि संगठन सर्वोपरि, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका तात्पर्य। संगठन सर्वोपरि है, इसमें कोई कहने वाली बात है क्या? हर पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन ही तय करता है कि कौन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेगा। ये बात कहने की ज़रूरत है क्या? ये तो एक अनरिटन रूल है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में या पार्टियों के बीच में। पार्टी जीत के आती है ना, तभी सरकार बनती है। तो ये बात केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कही है। आइए उनको सुनते हैं। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा रहेगा। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जो खुद सरकार है, उप मुख्यमंत्री हैं, और वो ये बात कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ये कैसे महसूस होगा कि वो है या संगठन की ताकत है? अब कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स तो करेंगे नहीं भाजपा वाले कि कार्यकर्ताओं को महसूस कराया जाए कि वो संगठन है और उनकी ताकत है। कैसे होगा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे भी लगता है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है।
आप अगर घूमे उत्तर प्रदेश में तो ये बात आपको हल्के हल्के सेंस मिलने लगता है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसलिए इसमें कोई नानुकुर इनकार कर नहीं सकता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज पड़ताल की जाएगी कि यूपी में क्या हार के कारण ढूंढ लिए गए हैं और क्या आने वाले 10 उपचुनावों में इसको दूर कर लिया जाएगा, और 2027 की तैयारी के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, कैसे कार्यकर्ताओं को ये महसूस कराया जाएगा कि वो देवतुल्य हैं और उनकी उपेक्षा नहीं की जाएगी। इसी सब पे आज चर्चा होगी। हमारे साथ जो मेहमान आपको परिचय करा देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, और इसके अलावा कोई राजनीतिक दल से मैंने नहीं रखा, चूँकि लेना देना सिर्फ उन्हीं से है, क्योंकि और किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, तो उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग, उन्हीं सवाल जवाब होंगे। 3 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी, प्रेम कुमार जी और सतीश के सिंह जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज शिवम जी जो हैं ग्रिल किए जाएंगे। शिवम जी तैयार हैं? महाराज सर तो उठाओ। हमेशा हमेशा। तो बड़ा सीरियस सवाल केशव मौर्य जी ने कह दिया है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब साफ है नीरज जी। देखिए, जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, चुनाव घटा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए फिर से सरकार में आए हैं, और कहीं ना कहीं आकलन हुआ होगा स्थितियों का। कहीं ना कहीं जिस तरीके से, अगर मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ही जो 80 सीटें हैं उस पर 40 प्रभारियों को नियुक्त किया गया, ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया। वहां से फीडबैक आया किस तरीके का फायदा नुकसान, अगर सीटों में नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद मुझे लगता है कि अब एक नए रण की तैयारी करनी है। लगातार जो है आदरणीय अध्यक्ष जी भी इस बात को कहते रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है। तो कार्यकर्ता जब लंबा युद्ध लड़कर आते हैं और कार्यकर्ता जब एक लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद तमाम तरह की चीजें होती है, तो मैं मानता हूं कि अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट करने की बहुत आवश्यकता है। उनको ये महसूस कराना कि वो विशेष है, वो विशिष्ट है, उनके बिना सरकार या संगठन दोनों का ही कोई आधार नहीं। तो उसके लिए मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो है एक नेता जो है कहता है, और ये सच भी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात रही हो, उनके कैडर की बात रही हो। हमारी पार्टी को हमेशा से ही कैडर के रूप में देखा गया है कि भाई एक कैडर बेस्ड पार्टी है और संगठन है, मजबूत है। हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की बात अगर हम करें तो उसकी मिसालें दी गई हैं। हाँ, अगर वहां पर, जैसा कि आपने अभी शुरुआत में कहा अपने रिपोर्ट में, अगर वहां पर लगता है कि किसी ने खुद को उपेक्षित पाया या महसूस किया, तो एक नेता की, एक सीनियर नेता की, सरकार में बैठे हुए लोगों की, हमारे सीनियर्स की जिम्मेदारी है कि भाई उनका मोरल जो है ऊपर किया जाए, उनको एक बेहतर स्थिति बताई जाए, समझाई जाए और उनको दिखाया जाए कि उनको कितना महत्व है। तो मैं मानता हूं कि जो ये कहना है कि संगठन सरकार से बड़ा है, इसका कॉन्टेक्स्ट तो यही है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि उपेक्षा हो रही थी कार्यकर्ताओं की, ये भी तो कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि जो व्यक्ति कह रहा है वो खुद कह रहा है मैं पहले कार्यकर्ता हूं फिर सरकार हूं, तो वो दोनों पद एक साथ लिए हुए हैं। तो वो किसको टारगेट करे थे, योगी जी को या दिल्ली वालों को? नहीं, टारगेट तो मुझे लगता है किसी को नहीं। वो जाहिर बात है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद पर कहीं पहुंचा है तो पहले वो पार्टी के कार्यकर्ता रहे, संगठन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है पदों पर उन्होंने काम किया, उसके बाद वो सरकार का हिस्सा है। तो जाहिर है कोई भी भारतीय जनता पार्टी से अगर जुड़ता है तो पहले तो कार्यकर्ता ही है, उसके बाद ही पद आता है। और सरकार है तो पद है, सरकार नहीं है तो पद नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है और सदा कार्यकर्ता रहेगा। जहां तक बात दिल्ली या फिर योगी आदित्यनाथ जी के विषय में, मैं मानता हूं कि जो लोग वहां पर बैठे थे वो पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए ही बैठे हुए थे। उनको, मुझे लगता है, किसी को कोई मैसेज पब्लिकली देने की आवश्यकता है नहीं। सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं और एक संगठन में काम करते हैं, एक ही सरकार में काम करते हैं। अगर शिवम त्यागी विचार भेद भी है, नहीं सुनिए ना शिवम त्यागी, अगर ये बात पार्टी का कोई आदमी कहे तब तो एक लॉजिकल फिट बैठता है कि भाई पार्टी वाले कह रहे हैं कि संगठन के लोगों का सम्मान होना चाहिए। जो व्यक्ति कह रहा है वो खुद ही सरकार में है। आरएसएस वाले कहें कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घमंडी हो गई है, वो हमारा सम्मान नहीं करती, सुनती नहीं, अपनी चलाती है, तो भी बात समझ में आती है। वो तो स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो किसके लिए कह रहे थे? और इससे वो स्वीकार कर रहे हैं
कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कारण हार हुई है। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास वाली बात में तो कोई दम ही नहीं फिर। देखिए, मैं मानता हूं कि चुनाव में अगर प्रदर्शन में कमी आई है, हार की तो खैर कोई बात ही नहीं है, हारे हम है ही नहीं। अगर 10 में से 9 सब्जेक्ट्स में आप अच्छा करें, एक सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा आपका जो प्रदर्शन कम हो, तो उसको हार नहीं कहते। प्रतिशत जरूर आपकी जो जीत का है वो थोड़ा कम हो सकता है, हार का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं थे। लेकिन जहां तक ये आपने कहा कि भाई वो तो ऑलरेडी सरकार है, तो फिर वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कार्यकर्ता को लगातार बूस्ट करना, उनको ये महसूस कराना, उनको ये बताना, उनको ये चीजें दिखाना कि जिस तरीके से रिजल्ट अपेक्षित था या जिस तरीके का प्लान या बड़ा लक्ष्य हम लेकर चले थे, और अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं और उसमें कोई कमी पेशी रही है, मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा कि जरूर कहीं ना कहीं दिक्कतें रही होंगी। वो तो सीनियर जो नेतृत्व है हमारा, उसने तय किया ही होगा, उसने देखा ही होगा और हर चीज का फीडबैक वहां तक गया ही होगा। लेकिन अगर किसी को भी 1% ऐसा लगता है कि चाहे वो कारण कार्यकर्ता की उपेक्षा रहा, चाहे वो कारण जो है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी रहा, चाहे वो कारण अति आत्मविश्वास रहा, मुझे लगता है कि कहीं पर भी अगर आपका प्रदर्शन में गिरावट आती है तो उसके एक कारण तो नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण हैं और बहुत जगहों पे कारण है। सभी को एड्रेस करना नेताओं का काम है, और सबसे महत्वपूर्ण जो पार्टी की प्रथम इकाई है कार्यकर्ता, उसको महसूस कराना और उसको ये बताना। तो ये कि कैसे आप महसूस कराया जाएगा शिवम भाई? आपके साथ और आपकी वजह से ही पार्टी है। जो प्रथम पंक्ति का कार्यकर्ता है उसको ये कैसे महसूस होगा कि वो सरकार से ऊपर तो नहीं है, सरकार से बड़ा कोई नहीं हो सकता, संविधान सम्मत टेक्निकली मैं सही रहना चाहता हूँ, लेकिन सरकार में उसकी बात सुनी जाती है, ये कैसे महसूस कराया जाएगा? तरीका क्या, ये बताओ आप। मैं ऐसा मानता हूं, मुझसे अगर निजी तौर पर पूछा जाए कि भाई कैसे उनको ये महसूस होगा कि वो विशेष है, कहीं ना कहीं संवाद भारतीय जनता पार्टी का हमारा हमेशा बेहद शानदार रहता है। लेकिन अगर कार्यकर्ता को 1% भी लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है, अगर ऐसा उसको लगता है या अगर नेतृत्व को ऐसा लगता है, तो मतलब आपको भरोसा नहीं है, आप अगर मगर क्यों लगा रहे हैं शिवम भाई? आप बार बार अगर उसको लगता है ऐसा हुआ है, अरे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ऐसा हुआ है तो हुआ है फिर। वजह बिकॉज मैं एक चीज कहता हूं, मुख्यमंत्री जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, प्रदेश के संगठन महामंत्री हो, उनके पास ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स पहुंची है। शिवम त्यागी अगर आज यहां पर होता और आप उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या फिर संगठन महामंत्री या फिर मुख्यमंत्री की हैसियत से आप इंटरव्यू कर रहे होते, तो मैंने वो सारी रिपोर्ट्स देखी हुई होती, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली कहता कि हाँ, हमारे जो फीडबैक आया उस फीडबैक में हमें यह पता चला है कि भाई कार्यकर्ता की उपेक्षा हुई है, या ये पता चला है कि भाई ब्यूरोक्रेसी का उस तरीके का रवैया नहीं रहा, या ये पता चला है कि और तमाम कारण रहे, कार्यकर्ता जो है बाहर नहीं निकला, या 1000 रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं आपको बताता। लेकिन कोई भी इस तरह की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। मैं जो संवाद वहां पर हुआ, जो नेताओं ने कहा, जिस बात पर कार्यकर्ताओं ने ताली बजाई, जिस बात पर लोगों को लगा कि हाँ इस बात पर काम होने की आवश्यकता है, मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूं कि अगर कार्यकर्ता को लगता है कि उपेक्षित हुए हैं तो बेहतर संवाद करके उस चीज को हम तो ये मोरल बूस्टर कॉन्फ्रेंस थी क्या? मोरल ऊपर करने के लिए बढ़िया एक ओजस्वी भाषण दिया गया जिससे कार्यकर्ताओं का मोरल एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। आपने एक शब्द भी यूज किया, ब्यूरोक्रेसी। कार्यकर्ताओं की सुनती नहीं क्या ब्यूरोक्रेसी? ऐसी भी कुछ लोग आलोचना या शिकायत करते हैं कि हमारी तो सुनते नहीं, सुनो सवाल सुनो ना शिवम भाई, सवाल तो सुनो ना, सवाल तो सुनो, आप जवाब क्या दोगे? कारण जानने के बिना समीक्षा कोई मतलब नहीं। कारण ये है कि ग्राउंड की प्रथम पंक्ति का कार्यकर्ता जो देवतुल्य आप मानते हैं, उसको तब महसूस होता है कि मेरी सरकार है कि जब जिला अस्पताल में, जिला परिषद में, थाने में उसकी बात सुनी जाती है। अगर वहीं उसको 2 डंडे मार के भगा दिए जाते तो क्या कार्यकर्ता? ये वो कहना चाहता है कार्यकर्ता। आप बात करके देख लो 10 लोगों कार्यकर्ता से कि मुझे तब महसूस होगा कि 7 साल से मेरी सरकार चल रही है जब मेरी बात कोई सुने। ग्राम प्रधान भी नहीं सुनता हमारी, नहीं तो ये महसूस कराने की जरूरत है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि ये बात तो मैंने शुरुआत में ही कही। मैंने तो कहा ना, मैंने तो कहा कि जितने भी कारण हैं, जो भी चीजें निकलकर वाया मीडिया प्रवक्ताओं तक या पार्टी से पहुंची है या पार्टी से हमारे पास आई है, उसमें कोई भी पहलू अनछुआ है नहीं, और किसी भी स्थिति को ओवरकम करने के लिए बेहतर संवाद की आवश्यकता है।
अगर कोई प्रथम पंक्ति का कार्यकर्ता या फिर हमारे जितने भी अनुसांगिक संगठन है उनका भी कार्यकर्ता किसी बात को कहता है तो प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको एड्रेस करके बेहतर तरीके से सुना जाना चाहिए, उसका निस्तारण होना चाहिए। बैठक जो हुई उसमें सबके अपने विचार आने चाहिए कि भाई कहां कहां किसको क्या कमी लगती है, उसके आधार पर ही नेता अपनी स्पीच देते हैं और मैं मानता हूं वैसा हुआ भी। अब जो भी कारण इसके निकलकर आए होंगे, चाहे वो एक कार्यकर्ता की अगर जिला अस्पताल पर नहीं सुनी जा रही है तो उस पर भी संवाद होना चाहिए, बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, जो होने लायक है, तो उस पर भी बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि संगठन ने इस बात को एड्रेस किया होगा कि देखिए किसी भी सरकार का जी शिवम आता हूं आपके पास, किसी भी सरकार के लिए ना उसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट उसका कार्यकर्ता होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो सत्ताधारी दल के लोगों के पास जाता है कि भैया हमारी ये समस्या है, कुछ मदद करो। तो कार्यकर्ता बीएसए ऑफिस, सीडीओ ऑफिस, कचहरी, चौकी, जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, यही सब चक्कर लगाता है। जब उसकी नहीं सुनी जाती है, उसको लगता है कि यार ये तो किसी काम के नहीं, इनकी काई सरकार है। तो वो, मैं जेन्युइन केसेस की बात कर रहा हूँ, तो वो पीड़ित व्यक्ति दुखी हो जाता है। अवधेश जी, आपने ये जो सुना होगा मंथन चिंतन की बैठक में जो निकल के आया है, दो बातें इसमें जो मैंने पकड़ी है कि अति आत्मविश्वास के कारण हारे और दूसरा कह रहे हैं संगठन सर्वोपरि है। सर व्याख्या करिए, क्या मतलब है इसका? नहीं, ये दोनों दो लोगों ने बोला है। एक बात जो आप बता रहे हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, और दूसरी बात जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। क्या दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे क्या? वो परी है इस रूप में अभी शायद निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के भाषण में संगठन उस रूप में नहीं आया है, हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता तो चुनौतियों का सामना करते हैं, ये है सबके पास स्मार्टफोन है, एक दूसरे से बात भी कर लें, ये सब बात उन्होंने कही है, लेकिन उस रूप में नहीं कहा कि भाई हम सरकार में जरूर है लेकिन हमारे लिए संगठन का, कार्यकर्ताओं का महत्व है। तो अगर वहां केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं तो ये दोनों चीजें देखी जा सकती है। या तो वो मुख्यमंत्री को ये बात बताए जा रहे हैं कि सरकार जो है वो संगठन से ऊपर हो गई है लेकिन वो खुद सरकार है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो चीज मुख्यमंत्री से छूट गया हो, इस समय कार्यकर्ताओं के मन में जो बात है वो भी वो बोल रहे हों। क्योंकि देखिए, प्रतिस्पर्धा रहते हुए भी जब एक बार चुनाव में पराजय हो जाती है तो फिर सारे लोग जरा सोचने लगते हैं कि भैया कल अगर हम आपस में ही हमारा मतभेद रहा और उसको प्रकट करते रहे, कल सत्ता में नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए अब तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने मूल प्रश्न यह है कि हम सत्ता में रहें, क्योंकि सत्ता में रहेंगे तभी तो कुछ होगा। इसलिए मैं इस समय अब नहीं स्वीकार करूंगा कि पहले की जो प्रतिस्पर्धा थी, एक दूसरे को लेकर जो जरा अकेले में हमारे आपसे भी बातचीत होती थी वो होती होगी, लेकिन इस समय सबको लगता है कि किसी तरह हम ऐसा वातावरण बनाएं कि हम सत्ता तक पहुंचे। लेकिन देखिए, यह बात कहने से नहीं होता है। दो स्तरों पर जो कुछ मंथन हुआ है, क्या ऐसा लगा आपको, हमको या भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के लोगों को कि जिन कारणों से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए, अमित शाह जी के रहते हुए, 22 जनवरी के अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के होते हुए अगर वो पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी प्रदेश में हो गई है तो वो उसका कारण कोई साधारण नहीं हो सकता। ये असाधारण स्थिति है तो उसका साधारण कारण नहीं होगा। अगर साधारण कारण नहीं है तो उसके लिए मंथन भी साधारण नहीं हो सकता है। जो प्रस्ताव की कॉपी है हमारे पास अभी, उस प्रस्ताव में आप देखिए, पहले उस पर आता हूं कि विपक्ष के झूठे प्रचार के कारण चुनाव में सफलता नहीं मिली। आरक्षण है, उसमें महिलाओं को पैसे देने की बात है, संविधान बदलाव जैसे बात है। तो अब ये सब बातें जो है, विपक्ष हमेशा सरकार के विरुद्ध झूठे प्रचार करता है, बोलता है, पहले भी ये सब हुए हैं। राहुल गांधी जी ने 2019 में भी 72,000 गरीबी पर मार नारा दिया था, इस बार 8500 का था। तो वो सब बातें रहते हुए भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव का सामना क्यों नहीं कर सकी है?
ये है। अब अगर उसमें उत्साह के लिए आप कहते हैं कि हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं, कांग्रेस को तीनों चुनाव में नहीं मिलाकर के भी 240 सीटें नहीं है, सब बात सत्य है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुमत से वंचित रह गई है, लेकिन अभी भी वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और 1984 के बाद किसी भी पार्टी को 240 सीट, चाहे वो सत्ता में रही हो, तब भी नहीं आई है। सब बातें फैक्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कसौटी क्या रही है, तो ये मैं कहूंगा कि देखिए, मंथन अगर करना हो तो मंथन के तरीके अलग होते हैं। मंथन इतने सुबह से 10 बजे शुरू करके और शाम को 5 बजे आप खत्म करते हैं, कुछ नेताओं के भाषण हो जाते हैं, प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, इसको मंथन नहीं कहा जाता है। समस्या यह होती है कि मंथन में अगर हम चाहते हैं कि हम अमृत निकालें, तो उसमें जो विष है या उसमें जो विष पैदा करने वाले जीव जंतु हैं, उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। जो समुद्र मंथन हुआ था तो वहां ढूंढना पड़ा था ना, केवल वो अमृत थोड़े ही निकला था, उसमें हर प्रकार के जो है सांप, हर प्रकार के जंतु, जीव जंतु निकले थे, उनका क्या करना है। फिर उसमें से जो विष निकला था, उस विष को क्या है, तो शिव जी को पान करना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर मंथन होगा और उसमें जो विष भरा है उस विष को निकाला जाए, तो उस पहले निकाले कौन, और निकाले तो उसका पान कौन करे, ये बहुत बड़ी समस्या इस समय है। तो फिर अवधेश जी, जो दिन भर ये मंथन चला 9 से 5, ये क्या प्रैक्टिस थी? ऐसे ही ओजस्वी भाषणों का एक प्रतियोगिता थी क्या? देखिए, अभी तक उसमें से एक भी ऐसा मुझे बिंदु नहीं मिला है कि जो उन कारणों पर ईमानदारी से पार्टी के नेता ने स्वीकार करते हुए और ये मैसेज दिया हो कि हम हार के कारणों को समझते हुए उसको दूर करने के लिए तैयार है। अगर हार मतलब उत्तर प्रदेश में अगर सेकेंड रैंक है तो उसको हार तो कहेंगे ना भाई। अगर विधानसभा चुनाव में यह परिणाम हो तो हार ही है। अगर 37 सीटें उसको है, 6 कांग्रेस की है, 43 के सामने आप 33 पर है, तो उत्तर प्रदेश में जीत तो नहीं कही जा सकती है कि वोट परसेंटेज आधार पर। तो मुझे अभी तक जो मूल बात थी वहां कि भाई अगर हमारे कार्यकर्ता उदासीन है, हमारे कार्यकर्ता और प्रतिबद्ध समर्थक भी मैं बोलता हूं, जो प्रतिबद्ध समर्थक कहीं हमारे विरोध में चले गए, वो घरों में बैठ गए या आए अपना वोट डाल दिए जी, या फिर विपक्ष के नैरेटिव को उन्होंने स्वीकार ही कर लिया हो, तो इसके तो गहरे कारण होंगे ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। तो ऐसा क्यों हुआ है? जो ब्यूरोक्रेसी की बात आ रही है, देखिए ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, आप स्वयं उत्तर प्रदेश के हम सब लोगों ने देखा है और ये सच अभी राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि हमारे कार्यकर्ता अगर थानेदार के पास किसी थाने में भी जाते हैं किसी काम के लिए तो उनको निराशा मिलती है। निराशा नहीं मिलती है, उनको अपमान का झेलना पड़ता है। तो पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर रही है, मुझे मेरी समझ में जितनी आई है कि बीजेपी एक संगठन परिवार को साथ लेके चलती है, राष्ट्रवाद हिंदुत्व के प्रति बात करती है, उसकी प्रतिबद्धता भी होती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो ये उसके पास बीमारी है कि वो संगठन मतलब कार्यकर्ताओं से धीरे धीरे दूर होती है। ब्यूरोक्रेसी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हावी हो जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए दूसरी बात भी, जो संगठन में भी शीर्ष पर लोग होते हैं उनका भी यही व्यवहार होता है, वो भी एक प्रकार की सत्ता बन जाती है। जो संगठन की बात केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं, तो संगठन की भी एक सत्ता होती है। अगर आम कार्यकर्ता संगठन के भी नेता से मिलने की कोशिश करता है तो नहीं मिल और पाता, संगठन के नेताओं तक कोई बात पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो भी वैसे ही होता है जैसे आपको मंत्रियों से हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। ये अवधेश जी एक मिनट रुको जरा, और मेहमानों के साथ में ले लें। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए शिवम जी, हम लोग केवल यूपी स्पेसिफिक इस समय चर्चा कर रहे हैं, और अगर यूपी में आप नंबर 2 पार्टी हो गए तो उसको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। राजनाथ सिंह जी कितने अंतर से जीते ये कोई छिपा थोड़ी है, अभी सब फैक्ट में है। तो असाधारण घटना है तो असाधारण कारण ढूंढने पड़ेंगे। इसमें यही वही बीमारी फिर हम लोग कहते थे, अभी नाम भी नहीं लूंगा मैं, कि बाकी पार्टियों में यही बीमारी थी कि मैं मानूंगा नहीं अपनी गलती। ये मत करिए। देखिए बहुत क्रूड आलोचना होती है, आवाज डमिया किसी को बख्शा नहीं जाता। ये सच्चाई है कि आज आप बुरी स्थिति में हैं। अभी एक मिनट रुको, अभी आपके पास नहीं आ रहा हूँ, अभी आप प्रेम जी के और सतीश जी के पास जाऊंगा। प्रेम कुमार जी, जो मंथन चिंतन हुआ, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि ये बीमारी सभी पार्टियों में है कि 10-5 साल जब सत्ता में रह लेते हैं तो कार्यकर्ता से दूर। एक ये भी बीमारी होती है कि आईएएस के दम पे सरकार चलाओ, है ना, सब फैसले वही करेंगे, कार्यकर्ता को सुना जाए। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारा कार्यकर्ता जो है गलत काम के लिए ही पहुंचता है, वो सही काम के लिए पहुंचेगा ही नहीं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। जैसे 20-25 साल हमको भी हो गए राजनीति करते हुए, तो जब मुरली मनोहर जोशी जी
सत्ता में थे, केंद्र मंत्री थे, तो शिक्षा मंत्री भी थे, HRD में थे वो, तो उनके यहाँ कोई केंद्रीय विद्यालय के संबंध में जा नहीं सकता किसी भी काम के संदर्भ में। वो बहुत नाराज हो जाते थे कि मेरे पास ये सब काम लेके ना हो। तो एक दृष्टि ये देखनी थी कि भाई देखिए पक्षपात नहीं कि आप भाजपा कार्यकर्ता हैं तो चले आए काम कराने की। दूसरी दृष्टि है कि आप कार्यकर्ताओं से भी दूरी बनाए ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब बीमारी है जो हो जाती है। तो आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्या हुआ आज के चिंतन मंथन से, क्या समझ में आ रहा है? देखिए नीरज जी, चिंतन मंथन में तो 2 लाइन स्पष्ट रूप से आई, केशव प्रसाद जी की या योगी आदित्यनाथ जी की, लेकिन हमारे पैनल पर चिंतन मंथन में वो 2 लाइन भी नहीं आई। जो अभी तक जो है वो 2 लाइन भी नहीं आई। अरे क्या 10 बार तो मैं ही बोल चुका, कौन सी 2 लाइन की आप चिंता कर रहे हैं? नहीं, सुनिए वहां से तो 2 लाइन निकली, निष्कर्ष निकला, लेकिन हमारे शिवम त्यागी जी, अवधेश कुमार जी इतनी देर तक बोले, लेकिन क्या बोले वो हमें नहीं समझ में आया। वो मैं कह रहा हूँ, मेरा अपना फीलिंग, ठीक है, क्योंकि उसका एक कंक्लूसिव लाइन होता है ना, वो मैं कह रहा हूँ। जैसे आप देखिए संगठन, वहां से सही सवाल उठाते हैं कि संगठन बड़ा या पार्टी, सरकार, संगठन बड़ा या सरकार, ये हमेशा से ये चलता रहता है। और आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है, लालू प्रसाद जी ने जब पार्टी बनाई, भाई संगठन बड़ा होता थोड़े पार्टी बनाते, मुलायम सिंह ने भी पार्टी बनाई, संगठन बड़ा होता थोड़े अलग पार्टी बना पाते, चंद्रबाबू नायडू ने बनाई, सब संगठन से अपने आप को बड़ा किया तब पार्टी बनाई, ये भी स्थिति होती है। और उसके बाद ये भी सच है कि संगठन से ही पहले व्यक्ति नेता बनता है, बड़ा बनता है, और बाद में संगठन को ही अपने मातहत करने की के उदाहरण बनने की कोशिश करता रहता है। उत्तर प्रदेश में भी योगी मॉडल क्या है, देश के पैमाने पर मोदी मॉडल क्या है, भाई ये भी संगठन से, ये मोदी की गारंटी, भाई बीजेपी का नाम भी नहीं लेंगे, वो क्या है, संगठन से अपने आप को बड़ा करने का ही तो उदाहरण है। और आज जब चुनाव में पराजय हो गई लोकसभा, तो राज्यवार इसका विश्लेषण हो रहा है। यहां पर भी बात है, केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर आप हारे, मोदी की गारंटी आ रही है, उसकी चर्चा नहीं होगी, भाई योगी आदित्यनाथ पर चर्चा हो रही है। केशव प्रसाद जी जो बोल रहे हैं, भाई इससे पहले भी नेतृत्व परिवर्तन पर बहुत चर्चा हुई, भले खुलेआम नहीं आई हो बात, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने पीठ पर हाथ रख करके योगी आदित्यनाथ जी के साथ तस्वीर भेज दी थी, तो लोगों को समझ में आ गया था कि मोदी जी का हाथ योगी के साथ है और अभी इस सरकार को कोई गिराने की सोच नहीं सकता। लेकिन आज केशव प्रसाद जी की पीठ पर किसका अदृश्य हाथ है वो देखने की जरूरत है, वरना केशव प्रसाद जी को इतना खुल करके बोलने का इससे पहले देखा नहीं गया। जो जितना खुल करके आज बोल रहे हैं, बिना नाम लिए हमला करें, लेकिन सबको दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर हमला है। कोई प्रशासन पर उंगली उठाता है कि प्रशासन के कारण ऐसा हुआ, वो भी योगी आदित्यनाथ पर ही हमला होता है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जो बातें सामने आती है, ये कहे हुए कि अति आत्मविश्वास, इस अति आत्मविश्वास को समझिए ना, किसका अति आत्मविश्वास? अरे सारे कैंडिडेट्स एक भी तय करने में योगी आदित्यनाथ को साथ नहीं लिया गया, पुराने कैंडिडेट्स रिपीट किए गए, यही तो अति आत्मविश्वास था। और इस पर उंगली उठाना, यानी योगी आदित्यनाथ साफ कह रहे हैं कि भैया उम्मीदवार मैंने तय नहीं किया, सब कुछ आप अमित शाह जी ने किया और ये आप लोगों ने किया, आप जानो क्या हुआ परिणाम, मेरा योगदान नहीं है। ये बिना बोले हुए कही हुई बात है। ये अति आत्मविश्वास की व्याख्या यही है, जो मेरी व्याख्या है, सबकी अलग अलग हो सकती है। तो ये बात साफ दिख रही है। पार्टी में ये अंदर खाने का सत्ता संघर्ष, जब पार्टी कमजोर होती है तभी तो पार्टी के भीतर असंतोष की आवाज उठती है। अगर कमजोर नहीं होती है तो दब जाती है, दबा दी जाती है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जी आप कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रहा था आप आग लगा रहे हो सर। नहीं, मैंने जो समझा कह दिया। मतलब ये वाला इधर, ये वाला इधर। नहीं, एक बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, मैं उसका कॉन्ट्रा रखता हूँ। सुनो ना आप प्रेम जी, अगर ये मान लिया जाए कि मोदी गारंटी हार गई है ना, तो ये फैक्चुअली गलत है सर। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हारी, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हारी, उत्तराखंड में क्यों नहीं हारी, उड़ीसा में सरकार क्यों बन गई, वहां भी तो हारनी चाहिए ना मोदी गारंटी, वहां नहीं हारी। ये काउंटर प्रश्न आ सकता है, मुझे पता था, मैं इसके जवाब के लिए तैयार हूं। सवाल तो पूरा होने नहीं देते आप, नीट की परीक्षा थोड़ी, सवाल पूरा होने दो पहले। कि जब ये परिस्थिति बन रही है
तो ये मोदी की गारंटी की हार नहीं सर, सही डायरेक्शन में डिस्कशन जा रहा है कि अति आत्मविश्वास, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, गलत टिकट वितरण, अदृश्य हाथों के द्वारा टिकट का वितरण, ये सब कार्यक्रम हुए होंगे। मोदी गारंटी हार दी तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हारी फिर? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डाइवर्स हो जाएगा, यूपी सेंट्रिक करते हैं। आप बताओ। नहीं तो हम इसको उलट कर बोलते हैं, चलिए नहीं हारी मोदी की गारंटी, मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं। क्यों शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 29 कमल का पुल सजा कर देंगे, उन्होंने दिया तो ये शिवराज सिंह चौहान जीत गए। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया तो योगी आदित्यनाथ हार गए। इसी थ्योरी को मान लीजिए, हटाइए। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ यूपी सेंट्रिक डिस्कशन है, उसमें कोई शक है क्या? मैं कह रहा हूँ हटाइए, योगी आदित्यनाथ जी को पनिश कीजिए। नहीं, क्यों हटाएं? कोई तो तरीका होगा भाई। नहीं, अब उसमें कोई तो जिम्मेदारी लेगा। उसमें दो चक्कर हैं। केशव मौर्य जी कुछ और कह रहे हैं, योगी जी कुछ और कह रहे हैं। अभी किसकी बात सही मानी जाए? अति आत्मविश्वास से हारे या संगठन की वजह से हारे? क्या हारे? जब आप एक बात मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कारण हार नहीं हुई है, हाँ। जब एक मान रहे हैं तो फिर स्टेट में कोई रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन होगा? जो सरकार में है वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वही तो तय करना है अपने लोगों को। अपने लोगों को नहीं तय करना, उनको खुद ही तय करना है। तय हो चुका, आपने एक तय कर दिया, दूसरा ऑटोमेटिक तय हो गया। नहीं, अगर रुको, अभी सतीश जी नीरज सर 10 सेकंड बोल लीजिए, मैं सतीश जी के पास जाऊंगा। जी बोलिए अवधेश जी, 10 सेकंड सिर्फ। नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सूचना आजकल प्रेम जी के पास आने लगी है कि जोगी जी को हटाने की बात हो गई थी और नरेंद्र मोदी जी, किसी ने अभी तक कहा ही नहीं कि जीत के लिए और हार के लिए कौन जिम्मेवार है। तो ये अब प्रेम जी को पास ज्यादा सूचनाएं होंगी, हम लोगों के पास तो ये सूचना आई नहीं है कि किसी को हटाने की बात हो रही है। खोजी पत्रकार है प्रेम जी। खैर सतीश जी की बात एक मिनट सर, बीजेपी सतीश जी को ले आए फिर। सतीश जी, सर आपको क्या लग रहा है जो हुआ, इसमें कुछ समझ में आया आपको कि कहाँ बॉल एकदम जाके रुकने की कोशिश कर रही है, या अभी भी विचार विश्लेषण के स्तर पे ही है? कुछ समझ में आया आपके? बॉल जो है फुटबॉल के मैदान में इस छोर से उस छोर बड़ी तेजी से जा रही है, और कभी इधर चली जा रही है, कभी इधर आ जा रही है। एक व्यक्ति अपने आप को संगठन बता रहे हैं और लगता है कि सरकार जो है योगी की बता रहे हैं, है ना। और योगी जी जो है वो संगठन पे थोप रहे हैं। तो संगठन में आत्मविश्वास ये सब हो सकता है दिल्ली की तरफ थोप रहे हो और दिल्ली से जो चलते हैं उनके ऊपर थोप रहे हो। दरअसल सार्वजनिक मंचों से कभी भी कोई चर्चा या कारण सार्थक नहीं होते। यूपी में तो ऐसे भी जलेबिया पॉलिटिक्स के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में का बात जलेबिया पॉलिटिक्स बा, तो उसमें क्या है ना कि ये सब लोग जलेबी बना रहा है। वो देखिए सीधी सी बात है, आपने सुना होगा या हमने भी देखा, पता नहीं, कि 2 उप मुख्यमंत्री योगी जी के कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए, वो भी एक ही दिन। ऐसा क्यों हो गया? क्या हो गया? उनको क्या काम आ गया? और दूसरी बात कि ना, हम इसको नहीं कहते कि ये संगठन जिम्मेवार है या नेता जिम्मेवार है। हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी श्वास नली है, वहां पर मुद्दे थे जो बेरोजगारी के, पेपर लीक के, मतलब वो कह सकते हैं आपकी आरक्षण और संविधान का मुद्दा झूठ फैला गया होगा, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और क्या कहते हैं उसको, पेपर लीक का मुद्दा तो सबके सामने था। तो ऐसा नहीं है कि भाई नेता कुछ भी कर ले। भाई प्रचार तंत्र में अगर विपक्ष हावी हो जाता है आप पर, जबकि समूचा प्रचार तंत्र आपके पास है, तब मामला गहरा है। सही कह रहे थे अपने वो ठीक कह रहे थे कि गहरा मामला है। तो उन मामलों को देखना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कोई भी नतीजा आता है तो उसके फॉल आउट होते हैं। तो भाई योगी जी तो अब निशाने पर हैं ही। अब ये भी कहा जा रहा है, कई तरह की हमने भी खबरें पढ़ी हैं कि कहा जा रहा है कि कुछ भीतर घात भी हुआ, किसने किया, कहाँ किया, क्यों किया। तो ये सारी बात तो है ही, लेकिन मोटी बात तो अब ये है ना कि योगी जी की आजकल सबसे बड़ी ताकत शायद आरएसएस है, और अभी 10 जगहों पे उपचुनाव होने हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेफरेंडम है मोदी योगी जी के ऊपर, ये भाजपा का एक और रेफरेंडम है वहां पर, क्या पूरी पार्टी इकाई मिलके चुनाव लड़ेगी या फिर सरकार वहां की लड़ेगी, संगठन लड़ेगी, या दोनों मिलके लड़ेंगे? ये बहुत बड़े सवाल है। तो इसलिए 10 उपचुनाव पर नजर रखिए और सार्वजनिक मंचों से ये सरकार संगठन के ये जलेबिया पॉलिटिक्स में ज्यादा यकीन मत रखिए। जी, अच्छा, तीनों जो हमारे वक्ता हैं, एक कॉमन पॉइंट है, उन तीनों भीतरघात की बात कर रहे हैं, चाहे वो अवधेश जी हो, चाहे प्रेम जी हो, चाहे ये खुल के अलग अलग तरीके से लोग बोल रहे हैं। मुझे पता है कि शिवम इसका जवाब ना भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं पूछूंगा। शिवम भाई, ऐसा भी कुछ है क्या? जैसे जो सतीश जी कह रहे हैं ना, मैं उसको इंटरप्रेट कर देता हूँ कि झूठ का तंत्र चल गया, नहीं चला, इनके पास तो सरकार भी है और सब कुछ है, इतना बड़ा तंत्र है। लेकिन जब भीतरघात होता है ना सतीश जी, तो फिर अपना तंत्र काम नहीं करता, क्योंकि अपना ही तंत्र तो नुकसान कर रहा है, तो फिर विपक्षी तंत्र का कोई मतलब ही नहीं। तो शिवम भाई, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है कि क्या ऐसी भी है क्या कुछ आपसी एग्री नहीं करता हूं, ये मैं एग्री नहीं करता हूं आपसे। क्यों सर? भीतरघात काम कब करता है? हाँ, नहीं, भीतरघात कब काम करता है? काम तब करता है जबकि आपके पक्ष में पूरा का पूरा माहौल नहीं होता है। तो आप अगर पूरा माहौल है आपके पक्ष में तो कुछ भी कर लो भीतरघात, क्या हो जाएगा? नहीं जनता ही सतीश तो जी, वोट देती है जाके। सतीश जी आपकी बात एक हद तक सही हो सकती है, लेकिन मैं इसीलिए मैंने ये कहा था कि मैं इसको यूपी तक सीमित रख रहा हूं। अगर इसको हम पूरे देश में एक्सट्रापोलेट करेंगे तो फिर आपकी बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं, तो इसलिए आपकी बात नहीं सही लग रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिर क्यों नहीं हुआ भीतरघात? वहां क्यों 29 जीत लिए? उत्तराखंड में क्यों जीत लिया? इसीलिए गुजरात में क्यों जीत मध्य लिया? प्रदेश में आपके पास कुछ योजनाएं थी, उसका वहां अरे चीज वहाँ है, यूपी में ऐसा नहीं, चल योजनाएं गया, नहीं और है। ये भी है मध्य प्रदेश। हाँ, यहाँ चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश बीजेपी की श्वास नली है, नर्व सेंटर है। एग्जैक्टली सर, मैं इसको नहीं वही तो भूलिए। मैं कह रहा हूँ। देखिए, हम लोग चूंकि राजनीतिक तौर पे विश्लेषण बात कर रहे हैं, किसी के अभी पास कोई- आपने गडकरी जी का बयान देखा है? सर मैंने जो देखा है, गोवा मैंने में बात किया तो है। पूरी करने दो। किसी के पास एविडेंटरी प्रूफ नहीं है कि फैक्ट हो किसी के पास, लेकिन चर्चाएं थी कि योगी जी टी सीरीज चलाते हैं, एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री लगा दिया है। मैंने तो ये भी सुना कि दोनों मुख्यमंत्री अपने अफसर नहीं जाते हैं। अब ये सब सुनी सुनाई बातें, राजनीतिक चर्चा इसी पे होती है। दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सामने क्या कह रहे हैं, ये तो तथ्य के रूप में सामने आ गया। तो इसलिए बहुत सारी चीजें यूपी में ठीक नहीं चल रही है पार्टी और सरकार के लेवल पर। शिवम जी, बहुत क्लियर कट जवाब चाहिए। आप चाहे तो ना भी कर दो, उम्मीद है कि आप मना ही करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं कैसे मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मना करने के लिए थोड़ी ना भेजा है मुझे पार्टी ने यहाँ। आपका प्रदर्शन जब थोड़ा सा कमजोर रहता है, जैसे कि आप उम्मीद करते हैं, हार तो ये है ही नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, तो जाहिर है आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट करते हैं आप, और हर तरह का क्रिटिसिज्म आपको आना चाहिए, लेना। आप उसे लेते कहते हैं। मैं उस पर छोटा सा एक एग्जाम्पल सुनाता हूं, और मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। एक गांव था, एक गांव में जो है बहुत ही गरीब परिवार था। तो गरीब परिवार का बच्चा रहा होगा कोई मुझ जैसा, तो उसको था कि भाई 4 पीढ़ियों से लगातार गरीबी चलती आ रही है, दिक्कतें चलती आ रही है, मुझे इसको ठीक करना है। उसने क्या किया कि बड़ी मेहनत से, जुगत लगाकर, किसी तरीके से अपने घर में एक ट्रैक्टर खरीद लिया, लोन पर लेकर, इधर उधर से किसी भी तरीके से। अब ट्रैक्टर से उसने जो है अपनी चीजें बेहतर करनी शुरू करी, लोगों के गन्ने उतारने शुरू करे, लोगों के खेतों में काम करना शुरू करा। इस तरीके से अपनी स्थिति उसने बहुत बेहतर कर ली गांव में। गांव में उसकी स्थिति बेहद शानदार हो गई। आसपास वाले जाहिर है थोड़ी सी ईर्ष्या पाल लेते हैं, नाराजगी पाल लेते हैं, उन्होंने पाल ली। वो इसी तरीके से आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक दिन उसका ट्रैक्टर जो है कीचड़ में फंस गया। बस कीचड़ में फंसने की देर थी, सारा गांव इकट्ठा होकर आ गया, और उन्होंने कहा क्या, कहते इसके बाप ने भी कभी ट्रैक्टर चलाया है क्या? इसको तो आता ही नहीं था चलाना। जब आप थोड़ी सी स्थिति में हल्के से कमजोर पड़ते हैं तो आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता है। क्रिटिसिज्म में आदमी के अपने अपने तर्क होते हैं, अपनी अपनी चीजें होती हैं कि ये भीतरघात है, ये हार है। अगर ये लोकसभा ना हो कि आपको इसको विधानसभा का वोट शेयर लगा ले तो ऐसा हो जाता, लेकिन नहीं है ना वोट शेयर। विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का है भाई, फर्क है। दूसरा, आप ये कहें कि भाई नहीं, आप मानने को तैयार नहीं, आप बाकियों की तरह कर रहे हैं कि आप एडमेंट हो रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे, नुकसान हो रहा है। नहीं, मैं मान रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने बैठ के कि हाँ, जिस रिजल्ट को हम उम्मीद कर रहे थे, जो रिजल्ट अपेक्षित था, वो रिजल्ट नहीं आया है। बट इन रिवर्स ये बात ठीक है कि हमने सरकार बनाई है और दिक्कतें हैं। अब एक ये कहा गया कि भाई खुले मंच पर जो है ये जलेबिया पॉलिटिक्स है, चर्चा नहीं हो सकती। मैं ऐसा मानता हूं कि संगठन में हो या सरकार में हो, हाँ, आपस में एक दूसरे में जाहिर है कहीं ना कहीं रस्साकसी परिवार में होती है, सगे भाइयों में होती है, क्योंकि किसी का एक मत होता है, किसी का दूसरा होता है।
तो जब वो बैठते हैं सारे तो एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमें जनता के बीच में अपनी पकड़ को बनाकर रखना ही है और अंततः जनता की सेवा के लिए सरकार बनानी है। और अगर उसमें दिक्कत होती है तो नुकसान संगठन का भी है और सरकार का भी है, दोनों बराबर है। तो उस चीज को कवर करने के लिए मैं मानता हूं कि जो भी मेजर स्टेप्स लेने की आवश्यकता रही वो हम ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। और जो हमारे बहुत शुभचिंतक है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में प्रेम जी के लिए एक चीज और कहना चाहता हूं। वो कहते हैं कि भाई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूं और होगी भी, लेकिन जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। जो लोग 1.5 दशक से जो है सरकार में नहीं आए, जो लोग सत्ता से कभी इतना दूर रहे नहीं, जिन लोगों की शिवम ब्रेक लेना मुझे। मिलकर शिवम अरे सुनो ना, शिवम सुनो ना, देखो जी जब अपना विश्लेषण आप कर रहे हो ना, तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमसी का कोई मतलब नहीं है कि उनके यहाँ ऐसा होता। उनको भी तो प्रेम जी उनके ठेकेदार थोड़ी हैं। मतलब नहीं, मैं तो अपना ही कर रहा हूं। हाँ, प्रेम जी का मैं मान के चलता हूँ कि प्रेम जी का कांग्रेस से क्या लेना देना भाई, उनको क्या लेना देना। राहुल जी के करीबी है ना सर मैं नहीं कह सकता, आप यार अरे नहीं, शिवम त्यागी से पूछिए, शिवम त्यागी के हम करीबी हैं कि नहीं? 100%। मैं तो देख रहा हूँ बगल बगल बैठे हो। वो करीबी है। हाँ, मुझे ब्रेक लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ बीजेपी, इसलिए मैंने कांग्रेस से किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया, वरना तो अभी आपस में जहाँ जहाँ होती है कुछ समझ में नहीं आता। तो शिवम जी ये कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, सरकार में सब कुछ ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें दूर कर ली जाएंगी। ये शिवम जी का अब तक का निष्कर्ष है। ब्रेक के बाद इसी पे सतीश जी से बातचीत होगी। छोटा सा ब्रेक लौट के आते हैं। और चर्चा आज हो रही कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, क्यों इस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ, और उसकी एक समीक्षा बैठक वहाँ चल रही थी। उसमें से जो 2 बयान निकले उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सतीश जी, शिवम जी कह रहे हैं कि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा उनकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और जो चीज़ें हैं उनको पता है वो ठीक कर लेंगे। तो ठीक है, हमारा क्या मतलब है, ठीक कर ले भाई। लेकिन हम लोग ऐसा तो कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं। उनको आलोचना अब लगने लगा है, क्योंकि उनको आलोचना सुनने के आदी ही नहीं है। इसी में तो डूबे हैं, इसी में डूबे हैं। सुना कीजिए सही सही बात है कि नहीं। क्या हो जाएगा, हम लोग कह देंगे तो भाजपा छोटी हो जाएगी, नहीं ना। तो सुना कीजिए, सुनिएगा तो समझिएगा ज़्यादा, तो फिर करेक्टिव मेजर्स भी लीजिएगा। पहली बात, आप ले ना ले वो आपकी जिम्मेदारी। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, बड़ी राजनीति बड़ी गंदी होती है, खासतौर से कुर्सी की। ये सब संगठन, कार्यकर्ता, ये सब आज के माहौल में बातूनी, बकवास, फालतू बातें हैं। सीधी सीधी है, किसका घात लग रहा है, कौन घात लगा रहा है। देखिए अभी राम गोपाल यादव ने, मैं एक बात पहले कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये बात बोल रहा हूँ, थोड़ा ये विवादास्पद भी होगा। आज मोदी जी के लिए सबसे बड़ी गारंटी तीसरे टर्म में कांग्रेस पार्टी है, और योगी जी के लिए सबसे बड़ी गारंटी जो है, योगी जी के लिए सबसे बड़ी गारंटी शायद आरएसएस से भी ज्यादा समाजवादी पार्टी है। विवादास्पद है। अभी राम गोपाल यादव जी ने एक बयान दिया, लगभग यही कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य तो बेकार आदमी है। ये तब आया जब योगी जी पर प्रहार बढ़ रहा था। मैं इसका मतलब आप लोग ज्यादा समझिए, मैं ज्यादा समझता हूं, लेकिन मैं वो बता नहीं पाऊंगा। दूसरा, जब हम केंद्र की बात करते हैं तो मोदी जी आज 2N पर हैं, नीतीश और नायडू। लेकिन कांग्रेस वालों ने कोई चेष्टा की क्या सरकार बनाने का, ये तो बताइए ना। तो मैं तो कह रहा हूं गारंटी इधर से ज्यादा दोनों की गारंटी है। तो पॉलिटिक्स तो ऐसी तिरछा ही चलता है साहब। अब क्या कीजिएगा। अभी क्या हुआ, बीजेपी की मीटिंग हुई क्या दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी तो बन गए। ये 10 तारीख को बम कैसे फोड़ दिया भागवत जी ने, और फिर बम फोड़ के चले गए गोरखपुर। आप समझ लीजिए। तीसरा, नड्डा साहब, अब नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, कार्यकारी हैं, कब तक हैं, क्यों नहीं नया हुआ है, वही रहेंगे। तो ऐसे ही कुर्सी का खेल चलता है। ये सब संगठन और कार्यकर्ता की उपेक्षा, ऐसे शब्द ये सब सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए है। असली जो है भीतर में सब कुर्सी की पॉलिटिक्स है साहब। अरे तो कुर्सी तो सतीश जी वैसे ही संभाली जाएगी ना, कार्यकर्ताओं के दम पे, योजनाओं के दम पे, अपनी चीज़ों को सामने रखने के दम पे ना। ऐसे थोड़ी कुर्सी मिल जाएगी लड़ाई करने से खाली। कुर्सी तो ऐसे मिलेगी। अवधेश जी,
कुर्सी की लड़ाई है, इसमें कोई शक थोड़ी है। आजकल सुनिए, एक बार क्या है ना, कोई सैद्धांतिक राजनीति नहीं है, आप ये बात मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंप्लीट कुर्सीकरण हो गया है राजनीति का। ऐसा राजनीति था नहीं पहले। हमको लगता है जो गडकरी जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने भी क्या सोच समझ के दिया है, क्या कह रहे हैं कि कांग्रेसीकरण भाजपा का नहीं होना चाहिए। दैट इज, मतलब यही बात सर, बोल रहे हैं। अरे इसका मीनिंग क्या है? सुनो ना सतीश जी, ये आज से नहीं, कुर्सी की लड़ाई तो हमको लगता है जब से राजनीति बनी तब से हो रही है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो लोग ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इनकी वजह से हार गए उनकी वजह से हार गए, उनको ये याद रखना चाहिए कि उन्हीं की वजह से जीते भी हैं। जो बड़े बड़े लोग उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, मैं नाम किसी को नहीं लूँगा, उनकी हैसियत नहीं नगर पालिका का चुनाव जीत लें। ज्ञान बांटना बहुत आसान है। एक वार्ड मेंबरी के चुनाव नहीं जीत पाएंगे जो मंत्री बने बैठे हैं वहाँ पे। ज्ञान दे रहे हैं सबको कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं है, वो नहीं है। जो 2-3 उनके सहयोगी हैं, पता नहीं उनकी क्या हालत हुई यूपी में। हार गए अभी से। नहीं, मैं हमेशा इस चीज का विरोधी हूं कि किसी को एकदम से राइट ऑफ कर दो कि नहीं अब तो इनका कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप किस हैसियत में है ये भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे राज लोग हैं, है ना। अवधेश जी बताइए सर, कुर्सी की लड़ाई। देखिए ऐसा है, सतीश जी ना एक सामान्यकरण करते हैं। ये बात सही है कि वर्तमान राजनीति जो है उसमें सत्ता और कुर्सी प्रमुख हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकट जो है, आंतरिक संकट, वो सत्ता और कुर्सी का संकट नहीं है। क्योंकि वहां कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के हम अभी दावेदार हैं और वहां इनको कमजोर करना है, या हम गृह मंत्री पद के दावेदार हैं उनको कमजोर करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन उनको मालूम है कि अभी योगी आदित्यनाथ के अभी रहते हुए हमारी भूमिका वहां तक नहीं जाएगी। ये जो विषय देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामान्य अर्थों में, मैं बार बार कहता हूं, एक पार्टी नहीं है। अगर वो कुर्सी का ही खेल है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बीच जाके मुस्लिम तुष्टीकरण आराम से कर सकती थी और उसके वोट पाने के लिए अपनी विचारधारा में बदलाव कर सकती थी। लेकिन अगर उसका मुख्यमंत्री कहता है वहां कि हमको मियां वोट नहीं चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया हम कसाई खाना नहीं खोलेंगे और मुहर्रम में लोगों को अगर मुहर्रम करना है तो उनको घरों में रह के करें, सड़कों पर वैसे भीड़ नहीं लगाए, तो ये कुर्सी के लिए केवल नहीं है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा में इतना व्यापक बदलाव कर रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, या राम मंदिर का प्रश्न हो, बाकी प्रश्न हो, कॉमन सिविल कोड हो, तो एक आइडियोलॉजी है, एक देश की दूरगामी एक सोच है कि हमको भारत को कहां ले जाना है, यहाँ के समाज को कैसा बनाना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसी में जो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग सपोर्ट करते हैं, प्रश्न है कि क्यों सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को क्यों सपोर्ट किया। वो सत्ता में विचार के साथ साथ एक सत्ता की बेहतर संस्कृति और पार्टी के स्तर पर राजनीति की एक अलग संस्कृति, दोनों अगर संस्कृतियां नहीं, हम केवल मंत्रियों की आलोचना कर रहे हैं लेकिन पार्टी की हम छोड़ देते हैं कि पार्टी के लोगों का जो शीर्ष पर है उनका क्या है। तो अगर वो उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के 35-40 संगठन आरएसएस के हैं, वो सब बीजेपी को अपना पार्टी मानते हैं। इसके अलावा देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो मानते हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी है। तो वो कल्पना यही करते हैं कि इनके नेताओं का, इनके मंत्रियों का व्यवहार कैसा हो, पार्टी कैसे का। तो जो मंथन हो रहा है, अगर उस मंथन में ये बातें नहीं आ रही हो, मैं अभी भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में क्षमता है, वो फिर से खड़ी होगी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, एक चुनाव जीत हार होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने लोकप्रिय और इतने शक्तिशाली होते हुए भी जो सच्चाई नहीं स्वीकार करेंगे, तो भविष्य की पार्टी की दृष्टि से सबसे बड़ी बात है कि रियलाइजेशन, जनता पार्टी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स वाली रियलाइजेशन, अगर ये रियलाइज हो जाए कि गड़बड़ कहां हुई है और उसको ठीक करने के लिए तैयार हो तो हो सकता है। प्रेम जी, आपका आखिरी कमेंट सर। देखिए, ये अच्छा है कि सवाल ले रहे हैं क्या, कुछ सवाल बोल रहे हैं। सवाल बोलो या वैसे बोले? मैं सवाल है, मेरे पास सवाल। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखिए, एक अच्छी बात है कि समीक्षा हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, और ये समीक्षा होने की जरूरत है, होना चाहिए। और इसमें अभी अगर प्रतिद्वंदिता भी है, मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे को निपटा भी रहे हैं, तो ये संगठन में होता है, ऐसा हो सकता है। तो इसको भी कोई बहुत अदरवाइज नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये स्वाभाविक है, राजनीति में कोई अलग हट के नहीं। लेकिन हाँ,
जो एक बात जरूर है कि बात वहीं घूम कर जाएगी कि मोदी की गारंटी या कि स्टेट लेवल पर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या तय होगा, ये करने में बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी को कैसे भी मोदी को सेव करना है और दूसरे पर ठीकरा फोड़ना है, ये पूरे समीक्षा बैठक का निहितार्थ यही है। जी सतीश जी भी जो कुछ टिप्पणी करना है, सतीश जी 30 सेकंड आपके लिए। अरे फिर नीरज जी, शिव- फिर मुझे शिवम के एक पास लाइन जाऊंगा। बोलना था, मेरे ऊपर बोल दिया बोलिए ना उन्होंने। सर, 30 सेकंड आपके पास, बोलिए मैं एक लाइन बोलूंगा। बोलिए। हाँ बस 10। मैं ये कह रहा हूं कि अवधेश जी कह रहे हैं सरलीकरण। सरलीकरण तो वो गुणगान चालीसा गा रहे हैं भाजपा का, किस पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं सारी पार्टियों में वो आइडियोलॉजी की जगह कुर्सी ही का ही खेल होता है। गुण मत गाइए ना, सबके बारे में बोलिए, तो आपका किसका नहीं आइडियोलॉजी है। और आपके अगर पास वो देखने का तुष्टीकरण नजरिया है, सर। तुष्टीकरण उसका नहीं करके मेजॉरिटी तुष्टीकरण करते हैं तो क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो आपका नजरिया है, उसका सम्मान है। मेरा नजरिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के भी पॉलिटिक्स को और आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार भारत की पॉलिटिक्स को इतना जनरलाइज करेंगे। हम लोगों का काम सच्चाई के साथ साथ पार्टियों को यह बताना भी है कि आपका रास्ता क्या होना चाहिए, हमारे देश के लिए क्या आवश्यक है। और वो अगर आपकी कोई विचारधारा है तो उस विचारधारा पर चलने के लिए अपने शब्दों से, अपने 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 बहस से उनको विवश भी करना है। हमारा भी एक देश नहीं, नीरज जी, मेरी पत्रकारिता देश के लिए है। मेरे जीव तो देश की दृष्टि से हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि बीजेपी उस देश की दृष्टि से इस रूप में काम करे। वो एक लंबी दृष्टि होती है सर। सामान्य तरीके से हम मूल्यांकन करेंगे तो फिर बीजेपी का भी मूल्यांकन नहीं कर, कांग्रेस इसी में खत्म हो गई है। नहीं, देखिए आलोचना से कोई बच नहीं सकता, मैं तो करता हूँ भाई। मैं बहुत, देखिए ये शो ही लोग देख रहे होंगे। शिवम त्यागी भाई, देखिए भीतरघात की भी सुगबुगाहट है और बिना आग के मतलब धुआं नहीं उठता। कुछ तो चल रहा है संगठन में, सरकार में, आपसी लड़ाई में, किसी तीसरी अदृश्य शक्ति की जो दखलंदाजी की है ना, योजनाओं की बहुत सारी चीज़ें हैं, तभी तो मिलके स्थिति है बनी, वरना हम क्यों डिस्कशन करें। मैंने तो आज पहली बार ये इशू उठाया कि क्या सरकार के अंदर भी लड़ाई चल रही है क्या, वरना मैं बहुत बार अवॉइड करता था कि चूंकि मेरे पास कोई तथ्य नहीं, मैं क्या करूं। आज दोनों के बयान सुने तो हमने कहा चलो इसी बहाने चर्चा की जाए। ये एक बहुत गंभीर विषय है, ये बात समझ में आ रही है ना शिवम जी? अगर रियलाइजेशन है तो ठीक है, वरना तो फिर तो हरि अनंत है। फिर तो बताइए। नहीं, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब तो भगवान ब्रह्म भी दे दें, वो बहुत मुश्किल है, वैसा संभव नहीं है कि दो बयान सुन के हमने इस बात का इवैल्यूएशन किया कि भितरघात है। लेकिन एक बात बहुत सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पहले तो मैं बाकी के मेरे अलावा जो 4 लोग हैं, मैं उनको बार बार एक चीज वो कई बार रिपीट कर दी। अब समझ में नहीं आता कि वो चाहते हैं कि हनुमान जी के जैसा कोई छाती फाड़ के उनके दिखाए कि भाई नहीं, जो क्रिटिसिज्म है लेना सीखो, लेना सीखो, लेना सीखो, लेना सीखो, मुंह में शब्द डाल के हार गए, हार गए, हार गए। अरे भैया, डेटा एक बार खोल के देख लो, आप समझ जाओगे। दूसरी बात ये कि हाँ, इस बात को सहस्त्र स्वीकार करने में कोई दिक्कत है ही नहीं हमें कि वाकई ही नुकसान हुआ है और उसको बेहतर करने के लिए हर एंगल से, चाहे वो भितरघात का विषय हो, चाहे वो विषय हो ब्यूरोक्रेसी का, चाहे विषय हो कार्यकर्ता उपेक्षा का, और चाहे वो आपसी सामंजस्य का हो। मैं मानता हूं कि जब आप इस तरह का मंथन करते हैं तो हर विषय पर बात होती है और हुई होगी। रही बात एक चीज की कि भाई आपको ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भाई हम कांग्रेस है ही नहीं। बहुत सीधी सी बात है, हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हम में कोई वो एरोगेंस नहीं है। हम जानते हैं इस बात को कि हमारे पार्टी में कोई ऐसा परिवार नहीं है कि जिसकी कुर्सी फिक्स है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष फिक्स है, जिसको चेयरपर्सन होना ही होना है, प्रधानमंत्री होना ही होना है। वो सब नहीं चलता यहां तो बहुत सीधी सी बात है, देश के हर एक हिस्से से, हर राज्य से, हर गली से एक कार्यकर्ताओं का समूह है जो जीत के एक नेता तय करके है, वो जीत के ऊपर जाता है। पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, तो सबके लिए बेहतर है, जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। पार्टी में अगर इस तरह की स्थितियां लगातार बनी रहेंगी तो नुकसान बाय डिफॉल्ट होना है। तो मैं मानता हूं कि हम एरोगेंट नहीं है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है नुकसान हुआ है, हम उस पर काम करेंगे, बेहतर स्थिति लेकर आएंगे और चीजों से बाहर निकलकर आएंगे। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जी, उत्तर प्रदेश जो है भारतीय राजनीति का केंद्र है, वहाँ से ही दिल्ली का रास्ता आता है, ये कहावत है और ये बिल्कुल सही है। अब तो सनसनाता हुआ एक्सप्रेसवे बना है,
6 घंटे में लखनऊ से दिल्ली, क्योंकि वहाँ 80 सीटें हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए यूपी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ है तो उसको पार्टी को दूर करना पड़ेगा। अभी 10 विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उससे भी बहुत कुछ सामने आएगा। बहरहाल ये पार्टी का अपना कार्यक्रम है कि उनको कैसे दुरुस्त करना है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको अपनी गलती पता चल जाए तो ही सुधारा जा सकता है। अब यहाँ पे फिर वो योगी जी वाली बात आती है कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अहंकार में हूँ, और फिर दूसरी बात केशव जी की आती है कि संगठन बड़ा है। दोनों एक दूसरे से जेल्ड हैं, उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। उम्मीद करते हैं कि देखा जाएगा, वरना ऐसी एक चर्चा हम लोग अभी और करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।